Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. This is me, Muhammad Asif Zaid, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Hyder Medical University. We can see in this picture that these two hands basically cross each other. ब्लड बैंक में हम इस साइन को यूज़ कर सकते हैं, करते हैं क्रॉस मैच के लिए। क्रॉस मैच में हम देखते हैं कि पेशेंट और डोनर बेसिकली क्रॉस ईच अदर, मींस कि पेशेंट का ब्लड और डोनर का ब्लड हम क्रॉस करते हैं, मैच करते हैं कि आया इसमें कोई इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं है। तो पेशेंट और डोनर के ब्लड को मैच किस तरह किया जाता है? क्रॉस मैच में हम पेशेंट के सीरम को क्रॉस करते हैं डोनर के रेड सेल्स के साथ और देखते हैं कि आया डोनर के रेड सेल्स में कोई ऐसी एंटीजन के खिलाफ, डोनर के रेड सेल्स के सरफेस पे मौजूद एंटीजन के खिलाफ पेशेंट्स के सीरम में कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं है जो कि इस डोनर के रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करे। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं क्रॉस मैच या कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। तो आज के लेक्चर का मकसद है so that we can understand what is the principle of cross match and what is the procedure of cross match and what is the clinical significance of cross match or compatibility testing. Furthermore, our purpose is to understand the procedure of cross matching in special circumstances, for example in emergency situation. So compatibility testing का purpose है so that we select the blood as safe as possible. फिर ब्लड को हम सेफ किस तरह बना सकते हैं? क्रॉस मैच के ज़रिए। जब हम क्रॉस मैच परफॉर्म करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो डोनर के सेल्स हैं उनकी सर्वाइवल बढ़ जाए, क्योंकि अगर क्रॉस मैच नहीं होगा तो पेशेंट्स के सीरम में मौजूद जो एंटीबॉडीज़ होगी वो डोनर सेल्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगी और डोनर सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के ज़रिए हम पेशेंट जो डोनर है उनके सेल्स की रेड सेल्स की सर्वाइवल को बढ़ाते हैं। और वो किस तरह बढ़ाते हैं कि अगर कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंटीबॉडीज़ मौजूद है पेशेंट के सीरम में, वो फाइंड आउट किए जाए, और वो फाइंड आउट हम करते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के ज़रिए। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के ज़रिए हम एबीओ जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी को भी टेस्ट करते हैं इसी क्रॉस मैच के ज़रिए। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ अगर पेशेंट में मौजूद है तो उनको भी हम फाइंड आउट करते हैं क्रॉस मैच के ज़रिए। एबीओ ब्लड ग्रुप को किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं कि लेट सपोज एक टेक्नोलॉजिस्ट है, वो ब्लड बैंक में उसने डोनर से ब्लड ली और उसकी ब्लड ग्रुपिंग की, लेकिन जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप, फॉर एग्जांपल उसका ब्लड ग्रुप है बी, और उसने किसी भी गलती की वजह से उस ब्लड ग्रुप को गलत दे दिया, ए ब्लड ग्रुप दे दिया। तो ब्लड ग्रुप्स जब उसने गलत दे दिया तो ब्लड बैंक को सीक्वेंस में हम रखते हैं। फॉर एग्जांपल कि ए ब्लड ग्रुप का अलहदा आना होता है ब्लड बैंक पे, बी ब्लड ग्रुप का अलहदा होता है। अब उसने उसको रख दिया उसी खाने में। अगर क्रॉस मैच नहीं करेंगे तो जो बी ब्लड ग्रुप है वो पेशेंट्स को लग जाएगा, उस पेशेंट को जिसका ब्लड ग्रुप है ए। अब टेक्नोलॉजिस्ट ने तो गलती की थी, पेशेंट का ब्लड ग्रुप था, डोनर का ब्लड ग्रुप था ए और उसने गलत दे दिया बी। अब अगर ये जो उसने गलत दे दिया ये पेशेंट को लग जाए तो वहाँ पर
सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती हैं। लेकिन अगर क्रॉस मैच करेंगे तो क्रॉस मैच इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर देगी। तो इसलिए जो डोनर है उसके रेड सेल्स की सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाएगी और ब्लड सेफ हो जाएगा डोनर के पेशेंट के लिए। अब क्रॉस मैच की इम्पोर्टेंस क्या है? क्रॉस मैच की इम्पोर्टेंस ये है कि रूटीनली ब्लड बैंक में सिर्फ एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप परफॉर्म किए जाते हैं, जबकि दूसरे ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल किल, फॉर एग्जांपल डफी, ल्यूथरन, इसी तरह किड, ये ब्लड ग्रुप परफॉर्म रूटीनली ब्लड बैंक में नहीं होते, सिर्फ एबीओ और आरएच होती हैं। तो इसीलिए क्रॉस मैच के ज़रिए हम उन एंटीबॉडीज़ को, फॉर एग्जांपल किल ब्लड ग्रुप की जो कि माइनर ब्लड ग्रुप है, उसके एंटीबॉडीज़ को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ हैं। दूसरे जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट ब्लड ग्रुप्स है, जैसे कि हमने कहा कि किल ब्लड ग्रुप है, डफी ब्लड ग्रुप है, दीज आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लड ग्रुप्स कि ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कर सकते हैं। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं? तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट कर सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। तो उन एंटीबॉडीज़ को हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इसी तरह वो एंटीबॉडीज़ जो कि हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न काज कर सकती हैं, उन एंटीबॉडीज़ को भी हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और वो एंटीबॉडीज़ जो कि कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, उसको भी हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो इसलिए क्रॉस मैच के ज़रिए हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आल्दो कि जो माइनर ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडीज़ हैं और जो एंटीजेंस हैं वो बहुत रेयर हैं, जैसे किल ब्लड ग्रुप है, डफी ब्लड ग्रुप है, ये रेयर है, लेकिन ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन काज कर सकती हैं। इसलिए क्रॉस मैच के ज़रिए हम इन एंटीबॉडीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ क्रॉस मैच बिटवीन पेशेंट सीरम्स एंड डोनर सेल्स विल डिटेक्ट एंटीबॉडीज़ टू अदर ब्लड ग्रुप्स इफ़ प्रेजेंट। कौन से ब्लड ग्रुप्स? जैसे किल ब्लड ग्रुप हो गया, डफी ब्लड ग्रुप हो गया, तो इन एंटीबॉडीज़ को भी क्रॉस मैच आइडेंटिफाई कर सकती है। लेकिन रूटीन ब्लड ग्रुप के ज़रिए जो कि हम परफॉर्म करते हैं, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, इनके ज़रिए हम इन एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए क्रॉस मैच की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब प्री ट्रांसफ्यूजन यानी ट्रांसफ्यूजन से पहले कुछ टिप्स होती हैं। कौन कौन से टिप्स? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स एंड इट्स सैंपल। ये स्टेप बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। जितने भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को हम अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ह्यूमन एरर्स, आल्दो हम इसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो पेशेंट्स और इसके सिंपल को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? नंबर 1, पेशेंट्स का फुल नेम जो कि सैंपल पे मौजूद होता है और रिक्विजिशन फॉर्म पे भी मौजूद होता है, और उसके साथ हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं एमआर नंबर यानी मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, तो ये पेशेंट के सैंपल पे भी मौजूद होता है और रिक्विजिशन फॉर्म के साथ भी। इसी तरह नेम ऑफ रिक्वेस्टिंग फिजिशियन, जिस फिजिशियन ने ब्लड ग्रुप ब्लड की यूनिट की डिमांड की है, चाहे वो पीआरबीसी हो, पैक्ड सेल्स हो, या प्लेटलेट्स हो, या एफपी हो, तो जिस फिजिशियन ने रिक्वेस्ट भेजी है उसका नाम मस्ट होना चाहिए, ताकि अगर कोई मसला हो, प्रॉब्लम्स हो कि क्रॉस मैच में, तो हम उस फिजिशियन को इन्फॉर्म कर सकते हैं टाइमली। डेट एंड टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन। इसी तरह इनिशियल ऑफ फिलबोटमिस, जिस फिलबोटमिस ने ब्लड लिया है तो उसके साइंस होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्लियरली रिटन ऑन रिक्विजिशन फॉर्म एंड सैंपल। तो रिक्विजिशन फॉर्म पे जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं तो वो सारे के सारे रिक्विजिशन फॉर्म पे मौजूद होते हैं और उसका आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद एबीओ एंड आरएच ऑफ द रिसिपिएंट एंड द डोनर ब्लड। पेशेंट या रिसिपिएंट और डोनर के ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन से पहले परफॉर्म करना चाहिए मस्ट। जब भी ब्लड कलेक्ट किया जाता है डोनर से, उस वक्त भी
उसकी ब्लड ग्रुपिंग होती हैं। इसी तरह पेशेंट जब एडमिट होता है उसकी ब्लड ग्रुपिंग परफॉर्म की जाती है। लेकिन जब हम क्रॉस मैच कर रहे होते हैं तो चाहे पेशेंट का ब्लड ग्रुप या डोनर का ब्लड ग्रुप हमें नोन हो, लेकिन क्रॉस मैच से पहले अगेन हमें उसको दोबारा कंफर्म करना पड़ता है कि आया ये ब्लड ग्रुप पेशेंट का या डोनर का ठीक है या नहीं। तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, ये वाला, कि हम एपीओ और आरएच ब्लड ग्रुप पेशेंट का और डोनर का दोनों का आइडेंटिफाई करें बिफोर ट्रांसफ्यूजन। टेस्ट फॉर क्लिनिकल सिग्निफिकेंट रेड सेल्स एंटीबॉडीज ऑन पेशेंट सीरम। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज जैसे केल ब्लड ग्रुप है, केट ब्लड ग्रुप है, डफी ब्लड ग्रुप है, इनकी एंटीबॉडीज टेस्टिंग करते हैं ताकि हमें पता लगे कि पेशेंट्स के सीरम में कोई अननोन एंटीबॉडीज़ तो मौजूद नहीं हैं जो कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन काज कर सकती हैं। तो ये कुछ टिप्स है ट्रांसफ्यूजन से पहले। अब प्रोसीजर क्या होना चाहिए? डोनर ब्लड ग्रुप और फिर रेसिपिएंट टेस्टिंग। डोनर के एपीओ जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लड ग्रुप दोनों परफॉर्म करते हैं और उसके साथ साथ आरएच ब्लड ग्रुप भी परफॉर्म करते हैं। डोनर की हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस और मलेरिया ये आफ्टर कलेक्शन डोनर ब्लड कलेक्शन किए जाते हैं, लेकिन ट्रांसफ्यूजन से पहले ये दो चीज़ें कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह रेसिपिएंट या पेशेंट्स उसका एपीओ फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों आरएच ब्लड ग्रुप और इसी तरह कोमस्टिस या एंटीबॉडी स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्टिंग और क्रॉस मैच मेजर एंड माइनर ये परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन ब्लड बैंक में हम सिर्फ मेजर ब्लड ग्रुप परफॉर्म करते हैं, माइनर क्रॉस मैच हम परफॉर्म नहीं करते। माइनर क्रॉस मैच सिर्फ और सिर्फ जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं तो उस वक्त हम माइनर क्रॉस मैच करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर क्रॉस मैच? सो वी विल डिस्कस लेटर। नाउ सीरोलॉजिकल क्रॉस मैचिंग, मेजर क्रॉस मैच, माइनर क्रॉस मैच और इमरजेंसी क्रॉस मैच। तो मेजर क्रॉस मैच जो कि हम रूटीनली ट्रांसफ्यूजन से पहले परफॉर्म करते हैं, तो मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच में डिफरेंस है। मेजर क्रॉस मैच कौन सा क्रॉस मैच होता है? मेजर क्रॉस मैच वो क्रॉस मैच है जिसमें हम डोनर के रेड सेल्स को मैच करते हैं पेशेंट के सीरम के साथ, उसको मिक्स करते हैं और उसकी कंपेटिबिलिटी मालूम करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि जो पेशेंट है उसके सीरम में कोई एंटीबॉडीज़ तो मौजूद नहीं है जो कि डोनर के रेड सेल्स के साथ रिएक्ट कर जाएं। तो इसको हम कहते हैं मेजर क्रॉस मैच। माइनर क्रॉस मैच आफ्टर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और ब्लड बैंक में ये रूटीनली परफॉर्म नहीं करते। तो माइनर क्रॉस मैच में क्या डिफरेंस है और मेजर क्रॉस मैच में? तो माइनर क्रॉस मैच में हम जो डोनर है उसके सीरम को पेशेंट्स के रेड सेल्स के साथ फिर मैच करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनर के जो सीरम है या प्लाज्मा है उसमें कोई अननोन एंटीबॉडीज़ हैं जो कि डोनर के रेड सेल्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो ये मोस्टली आफ्टर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन माइनर क्रॉस मैच किया जाता है। तो अगेन मेजर और माइनर क्रॉस मैच में क्या डिफरेंस है? मेजर क्रॉस मैच में हम जो डोनर है उसके रेड सेल्स लेते हैं, माइनर क्रॉस मैच में हम डोनर का सीरम लेते हैं। मेजर क्रॉस मैच में हम पेशेंट्स का सीरम लेते हैं जबकि मेजर क्रॉस मैच में, जबकि माइनर क्रॉस मैच में हम पेशेंट्स का रेड सेल्स लेते हैं। इमरजेंसी क्रॉस मैच बिल्कुल मेजर क्रॉस मैच की तरह है, लेकिन हम इसको इमीडिएट परफॉर्म करते हैं सिंगल ट्यूब में, जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ ऑटो कंट्रोल जो कि रूटीनली आम जो हॉस्पिटल्स है उसमें परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, लेकिन ऑटो कंट्रोल क्रॉस मैच के साथ जब हम ट्यूब मेथड से करते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम ऑटो कंट्रोल लगाएं। ऑटो कंट्रोल में क्या होता है कि डोनर के अपने सेल्स और डोनर के पेशेंट्स के अपने सेल्स और पेशेंट्स के सीरम के साथ हम उसको मिक्स करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ जो कि पेशेंट्स के जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसको कहते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़। तो ऑटो कंट्रोल जो कि पेशेंट का रेड सेल्स होते हैं और पेशेंट का ही प्लाज्मा होता है या सीरम होता है। तो हम ऑटो कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को लगाने के लिए यूज़ करते हैं कि कहीं ऑटो एंटीबॉडीज़ तो मौजूद नहीं है।
एक और चीज़, ऑटो कंट्रोल बेसिकली कंट्रोल है हमारा, जो कि हमारे जो मेजर क्रॉस मैच है उसको उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए कि आया हमारा जो प्रोसीजर है वो हमने ठीक परफॉर्म किया है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम कंट्रोल लगाते हैं और उस कंट्रोल को हम कहते हैं ऑटो कंट्रोल। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है कि जब हमने सैंपल रिसीव किया तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि आया ये पेशेंट का है कि नहीं है। तो फ्लोबोर्ड में नर्स टेक्नीशियन या डॉक्टर मस्ट कंफर्म पेशेंट्स आईडी फ्रॉम पेशेंट फाइल, full name and hospital number, name of physician. The sample should have patient name, date, time of collection, Flipboard में initial जो कि request form requisition form पे होता है, all of this should be on the request form and sample। तो ये सिंपल पे और इसी तरह रिक्वेजिशन फॉर्म पे, ताकि हम इसको मैच करें, पेशेंट का जो सिंपल है उसको रिक्वेजिशन फॉर्म के साथ फिर मैच करते हैं कि आया ये जो सिंपल है ये पेशेंट का ही है या किसी दूसरे पेशेंट का है। तो इसी तरतीब से फिर जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डोनर सेल्स फॉर क्रॉस मैच। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ ब्लड। एप्रोप्रिएट यूनिट फॉर एग्जांपल पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ए, तो उसको जो ब्लड लगना है उसको ए ब्लड ग्रुप लगना है। तो ए ब्लड ग्रुप को हम जो हमारे पास जो प्रिजर्व होते हैं उसको हम निकालते हैं ए ब्लड ग्रुप वाला। तो चेक फॉर डोनर आईडी कि डोनर का जो आईडी है, ब्लड ग्रुप, एक्सपायरी डेट और हेमोलिसिस और लीकेज। हेमोलिसिस और लीकेज ये यूनिट जो हमारे पास ब्लड यूनिट है या डोनर का जो ब्लड है उसको हम हेमोलिसिस कैसे चेक करते हैं, हेमोलिसिस ऐसे चेक करते हैं कि जो ब्लड है इसको मिक्स करते हैं इस बैग को, फिर इसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगेन हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, प्लाज्मा और सीरम, प्लाज्मा और रेड सेल्स। तो अगर प्लाज्मा रेडिश है तो इट मीन्स कि जो रेड सेल्स है उनकी हेमोलिसिस हो चुकी है, हेमोग्लोबिन बाहर निकल आया है, तो हेमोलिसिस हुई है, तो इस ब्लड को हम पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि दिस में आल्सो काज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। तो अगर बिल्कुल प्लाज्मा क्लियर है, उसमें कोई रेडिश हेमोग्लोबिन के साइन नहीं है, तो फिर हम इस पेशेंट इसकी क्रॉस मैचिंग करते हैं। टेक ब्लड फ्रॉम ब्लड बैग्स। वॉश रेड सेल्स विद सलाइन 3 times एंड प्रिपेयर 5% सस्पेंशन। अब जो डोनर सेल्स हैं हम उससे 1 ml ब्लड ले लेते हैं एक ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में, और उसको नॉर्मल सलाइन के साथ वॉश करते हैं। वॉशिंग किस तरह करते हैं कि हमने ट्यूब में 1 ml ब्लड लिया, 5 ml ट्यूब है, हमने उसमें 500 ml या 1 ml ब्लड लिया, उसमें उस ट्यूब को जो कि 5 ml ट्यूब है उसमें हम 4 ml या 4.5 ml हम उसमें नॉर्मल सलाइन डाल देते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 30 सेकंड्स के लिए। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इस ब्लड को, जो कि ब्लड नीचे बैठ जाएगा और उस नॉर्मल सलाइन ऊपर, इस पूरे नॉर्मल सलाइन को हम रिमूव कर देते हैं और अगेन फिर उतने ही नॉर्मल सलाइन अगेन उसमें डाल देते हैं, फिर मिक्स करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो 3 times हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर इससे हम 5% सस्पेंशन बनाते हैं। 5% सस्पेंशन का मतलब ये है कि इसमें 5 पार्ट ब्लड हैं और 95% जो है ये नॉर्मल सलाइन, हम तो फिर हमारे पास 5% सस्पेंशन बन जाएगा। 5% सस्पेंशन अगर हम 100 ml में बनाना चाहते हैं तो अगेन उसका तरीका ये है कि जो हमने डिस्कार्ड किया और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेड सेल्स हैं, तो उससे हम 5 माइक्रोलीटर सेल्स हमने लिए और 95 माइक्रोलीटर हमने नॉर्मल सलाइन लिया और इसको मिक्स किया, तो ये 5% सस्पेंशन हमारे पास बन जाएगा। इस 5% सस्पेंशन को फिर हम पेशेंट्स के सीरम के साथ मिक्स करते हैं। क्रॉसमैच प्रोसीजर कुछ फेजेस में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सलाइन फेज़ हैं, ये एक फेज़ है। सलाइन फेज़ फिर 2 में डिवाइड है, एक हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं और दूसरा 37 पे, या जिसको हम कहते हैं थर्मल फेज़। फिर जो थर्मल फेज़ है, एक और फेज़ जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन फेज़ और एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन फेज़।
तो ये 2 फेजेस में हम मोस्टली क्रॉस मैच करते हैं। तो सलाइन फेज तो रूम टेम्परेचर पे और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एल्ब्यूमिन फेज और एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन फेज, तो ये 2 फेजेस में हम क्रॉस मैच परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम 4 ट्यूब्स लेंगे या 3 ट्यूब्स लेंगे। अब क्रॉस मैच मुख्तलिफ ट्यूब्स में परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कि 1 ट्यूब में भी हम कर सकते हैं, 2 ट्यूब में भी हम कर सकते हैं, 3 ट्यूब्स में भी हम कर सकते हैं और 4 ट्यूब्स में भी हम कर सकते हैं। तो जो रिकमेंडेड प्रोसीजर है क्रॉस मैच का, अगर हम ट्यूब मेथड से करें तो 4 ट्यूब यूजुअली हम यूज़ करते हैं। 1 ट्यूब रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, दूसरा ट्यूब 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, तीसरे ट्यूब में एल्ब्यूमिन ऐड करते हैं और 4th ट्यूब में हम एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन ऐड करते हैं। अब सलाइन फेज एट रूम टेम्परेचर। सलाइन फेज एट रूम टेम्परेचर, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आईजीएम एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं। इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं मोस्टली 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि रूम टेम्परेचर है, इस ट्यूब को हम रखते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आईजीएम एंटीबॉडीज़ इसलिए कि आईजीएम एंटीबॉडीज़ आर बेसिकली कंप्लीट एंटीबॉडीज़, और कंप्लीट एंटीबॉडीज़ सलाइन फेज में भी रिएक्शन दे सकती हैं। क्योंकि ये कोल्ड एंटीबॉडीज़ हैं और कोल्ड एंटीबॉडीज़ रूम टेम्परेचर पे बेस्ट रिएक्शन देती हैं। बेस्ट रिएक्शन तो इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन देती हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ जो कि आईजीएम एंटीबॉडीज़ हैं, उन एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस ट्यूब को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। तो हमने एक ट्यूब लिया, इस ट्यूब में हमने पेशेंट्स का सीरम ऐड किया और ये हमारे पास जो 5% सस्पेंशन है रेड ब्लड सेल्स के डोनर के, वो हमने ऐड किए इस ट्यूब में। 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप हमने सीरम ऐड किया इस ट्यूब में। इस ट्यूब को रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए रखते हैं और फिर इसको इमीडिएट सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अगर एग्लूटिनेशन आ गई, जैसे कि ये रेड सेल्स एग्लूटिनेशन शो करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड ग्रुप, ये जो ब्लड है ये इनकम्पेटेबल है। इनकम्पेटेबल की पेशेंट्स को अब ये ब्लड नहीं लग सकता और ये सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस काज करेंगे, तो इसको हम कहते हैं इनकैपेटेबल ब्लड। लेकिन अगर ब्लड इस तरह है जैसे आरबीसीज एक दूसरे से सेपरेट है, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड कंपेटेबल है और ये पेशेंट्स को लग सकते हैं। लेकिन अभी कंपेटेबिलिटी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप्स है उसको देखने के बाद हम फैसला करते हैं कि आया ब्लड कंपेटेबल है कि नहीं है। लेकिन यहाँ तक, इस स्टेप तक ये ब्लड कंपेटेबल है अगर इसमें एग्लूटिनेशन नहीं है। थर्मल फेज एट जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म करते हैं, और इस फेज पे मोस्टली जो आईजीजी एंटीबॉडीज़ हैं, आईजीजी एंटीबॉडीज़ हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इस फेज में। अब ये हमारे पास वही पेशेंट्स के जो सीरम है और ये डोनर के रेड सेल्स हैं। इन दोनों को हम इस ट्यूब में 2 ड्रॉप्स हम पेशेंट्स के जो सीरम है वो लेते हैं और 1 ड्रॉप हम डोनर के सेल्स लेते हैं। इसको हम रखते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं 30 सेकंड के लिए और फिर देखते हैं कि आया ये ब्लड कंपेटेबल है कि नहीं है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हम मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली दोनों तरीक़ों से देखते हैं। मैक्रोस्कोपिकली मीन्स कि हम ट्यूब को थोड़ा सा हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमने इसको देखा कि आई ट्यूब में एग्लूटिनेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम इस ब्लड को एक स्लाइड पे डालते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। अगर आरबीसीज एक दूसरे से सेपरेट है तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड कंपेटेबल है। लेकिन अगर आरबीसी एग्लूटिनेशन इसमें है तो ये ब्लड कंपेटेबल नहीं है और पेशेंट्स को हम फिर नहीं लगाते हैं और यहीं पर हम अपना क्रॉस मैच स्टॉप करते हैं। एल्ब्यूमिन एंड एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन फेज। एल्ब्यूमिन और एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन फेज में ये भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एंटीबॉडीज़ जो कि आईजीजी एंटीबॉडीज़ होते हैं इनको आइडेंटिफाई करती हैं। इस फेज में पेशेंट की 2 ड्रॉप्स हमने सीरम लिए और 1 ड्रॉप हमने डोनर के रेड सेल्स दिए।
फिर इसके बाद इसको 37 और इसमें 2 ड्रॉप्स हमने एंटी ह्यूमन एल्ब्यूमिन के ऐड किए। एल्ब्यूमिन मोस्टली हम इसको कहते हैं 22% बोविन एल्ब्यूमिन। ये 22% बोविन एल्ब्यूमिन 2 ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करते हैं और फिर इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद हम इसको 3 टाइम्स अगेन वॉश करते हैं नॉर्मल सलाइन से, और फिर इसमें हम 2 ड्रॉप्स एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली हम इसको देखते हैं। अगर इसमें एग्लूटिनेशन नहीं है तो दिस ब्लड इज़ कंपेटेबल। अगर इसमें एग्लूटिनेशन है तो इस मीन्स कि ये ब्लड इनकम्पेटेबल है। अगर पहले 2 फेजेस जो कि रूम टेम्परेचर पे था और 37 डिग्री से अगर वो कंपेटेबल है और ये स्टेप इनकम्पेटेबल है तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड इनकम्पेटेबल है और इसी पेशेंट्स को नहीं लगेगा, अदरवाइज सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होंगे। तो एल्ब्यूमिन और एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन फेज पेशेंट्स का सीरम 2 ड्रॉप्स एक ट्यूब में, डोनर के रेड ब्लड सेल्स 1 ड्रॉप इसी ट्यूब में मिक्स किया। इसमें 2 ड्रॉप्स हमने एंटी ह्यूमन एल्ब्यूमिन के ऐड किए। इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट किया 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद इसको 3 टाइम्स वॉश किया नॉर्मल सलाइन से। नॉर्मल सलाइन के बाद से वॉश करने के बाद इसमें 2 ड्रॉप्स एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन के ऐड किए। ऐड करने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद माइक्रोस्कोपिकली इसको देखते हैं। अगर आरबीसीज इस तरतीब से हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं, तो मीन्स कि ब्लड कंपेटेबल है। अगर आरबीसी एग्लूटिनेशन है जिसको हम कहते हैं हीम एग्लूटिनेशन, तो ये ब्लड इनकम्पेटेबल है। और ये आखिरी स्टेप है क्रॉस मैच का, जो कि ट्यूब मेथड से हम परफॉर्म करते हैं। अब क्रॉस मैच के ये फेजेस और ये डिटेक्शन के सलाइन फेज और एंटी ह्यूमन फेज एबीयू इनकम्पेटिबिलिटी को मोस्टली सलाइन फेज चेक करती है। एबीयू इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स कि ब्लड ग्रुप जो कि एबीयू, जैसे अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ए, डोनर का ब्लड ग्रुप है बी, तो ये ब्लड इनकम्पेटिबल आएगा क्योंकि जो पेशेंट्स का है उसका ब्लड ग्रुप है बी, तो उसके रेड सेल्स के ऊपर बी एंटीजन है। डोनर का ब्लड ग्रुप है ए, उसके सीरम में एंटीबॉडीज़ हैं बी, तो ये एंटीबॉडीज़ और एंटीबॉडीज़ बी एंटीजन के साथ कंबाइन होकर एग्लूटिनेशन दे देगी, तो इनकम्पेटिबिलिटी शो करती है। तो सलाइन फेज मोस्टली हमें एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी शो करती है। जबकि एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन जो कि आईजीजी एंटीबॉडीज़ होते हैं इन ब्लड ग्रुप्स के, फॉर एग्जांपल आरएच है, डफी है, किड है, किल है या दूसरे माइनर ब्लड ग्रुप है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो फेज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन फेज़। अब क्रॉस मैच हमने परफॉर्म कर लिया। परफॉर्म करने के बाद इस रेसिपिएंट के जो ब्लड है और जो सीरम है या डोनर के रेड सेल्स हैं जो सेगमेंट्स है, उनको 1 हफ्ते तक हम रखते हैं, क्योंकि अगर इस दौरान कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाए, इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस या डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, तो इन दोनों को हम फिर दोबारा चेक करते हैं, माइनर क्रॉस मैच उसके करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हुए वो किस वजह से हुए हैं। तो इसलिए 1 हफ्ते तक मीन्स 7 डेज तक हमने इस ब्लड को रखना है। However, fresh samples of the patient is needed after 48 hours of transfusion. अगर एक पेशेंट है उसको दोबारा ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो इस प्रिजर्व सैंपल से फिर हम उसके से क्रॉस मैच नहीं करते, बल्कि 48 आवर के बाद हम पेशेंट्स का एक और सैंपल एक दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ फिर इसको क्रॉस मैच करते हैं। लेकिन इसी सैंपल के साथ हम इसकी क्रॉस मैच नहीं करते, फ्रेश सैंपल भिजवाना पड़ेगा। डू नॉट विड्रा सैंपल फ्रॉम द आईवी लाइन। आईवी लाइन से सैंपल जो पेशेंट का सैंपल है और ड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईवी लाइन से अगर लेट सपोज एक पेशेंट है उसको नॉर्मल सलाइन लग रहा है और उसी से ब्लड सैंपल लिया जाए तो फिर ये डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होगा तो उसमें एंटीबॉडीज़ कम होंगी। अगर क्रॉस मैच हम करेंगे तो चूँकि डाइल्यूटेड है तो इसलिए इनकम्पेटिबिलिटी नहीं आएगी।
इनकम्पेटिबिलिटी जब नहीं आएगी और फिर वही ब्लड पेशेंट को लग गया तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं, तो इसलिए IV लाइन से सिंपल ड्रॉ नहीं करना चाहिए। क्रॉसमैच फॉर प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। एक सवाल उठता है कि आया प्लेटलेट और प्लाज्मा जो FFP है क्या उसके लिए क्रॉसमैच की ज़रूरत है? तो आंसर है नो। कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग या क्रॉसमैच प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या प्लेटलेट्स ये हम ग्रुप टू ग्रुप देते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि अगर FFP में यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में या प्लेटलेट्स कंसनट्रेट में RBCs 2 ml से ज़्यादा हैं तो फिर उसके लिए क्रॉसमैच ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्रॉसमैच ज़रूरी नहीं है। अगेन कि आया क्रॉसमैच प्लेटलेट्स और FFP के लिए ज़रूरी है? तो नो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर एक प्लेटलेट कंसनट्रेट में 2 ml से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स है तो फिर उसकी कंपेटिबिलिटी ज़रूरी है। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं क्रॉसमैच में। क्या प्रॉब्लम्स है? इनकम्प्लीट रिक्विजिशन फॉर्म, कि अगर रिक्विजिशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आगे हम एग्जांपल देंगे कि इनकम्प्लीट रिक्विजिशन फॉर्म से क्या मतलब है। और एक है हेमोलाइज सिंपल, कि पेशेंट का जो सिंपल है वो हेमोलाइज्ड है। तो हेमोलाइज सिंपल से में भी क्रॉसमैच में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैसे? कि अगर सिंपल हेमोलाइज है तो हमें रिएक्शंस का पता फिर नहीं चल सकता कि आया इसमें ग्लूटिनेशन आई है या नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, जो IgM एंटीबॉडीज़ है जिसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट एक्टिवेटिंग एंटीबॉडीज़, जो कि कम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती हैं, और अगर कम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो गए तो RBCs को लाइज करती हैं। तो हेमोलिसिस प्लस एग्लूटिनेशन ये दोनों इनकम्पेटिबिलिटी शो करती हैं। तो अगर ब्लड ऑलरेडी हेमोलाइज्ड है तो फिर हमें इनकम्पेटिबिलिटी का पता नहीं चलता। तो इसलिए हेमोलाइज ब्लड रिजेक्ट करना चाहिए। सिर्फ फ्रेश सिंपल जिसमें हेमोलाइसिस नहीं हो वो ब्लड एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लॉटेड सिंपल्स में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि अगर माइनर क्लॉट हो सिंपल में और हमने उसको मैच किया डोनर के रेड सेल्स के साथ तो वो क्लॉट शो करेगी कि ये इनकम्पेटिबिलिटी है, जबकि ये क्लॉट की वजह से। तो इसलिए हम क्लॉटेड सिंपल नहीं लेते हैं बल्कि ADTS सिंपल लेते हैं। फिब्रिन क्लॉट्स होंगे विच में फॉर्म कैन बी मिस्टेकन फॉर ग्लूटिनेशन। ये है आइडियल रिक्विजिशन ऑफ फॉर्म इन सिंपल। ये सिंपल है, ये इस पे पेशेंट का नाम और उसका ID जो कि रिक्विजिशन फॉर्म है, डेट, टाइम ऑफ कलेक्शन, साइन ये मौजूद है। इसी तरह ये सिग्नेचर जो कि फिजिशियन है उसके हैं, उन्होंने पैक रेड सेल्स मंगवाए हैं, 2 यूनिट्स मंगवाए हैं अर्जेंट। तो ये एक सिंपल है रिक्विजिशन फॉर्म का आइडियल। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, कंसल्टेंट का नाम नहीं है, डॉक्टर का नाम नहीं है, पैक रेड ब्लड सेल्स उन्होंने मंगाए हैं सिर्फ 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी इन्होंने मैच किया, लेकिन इसको हम फिर मैच नहीं कर सकते। इसी तरतीब से अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने लिखे हैं प्लेटेड रैंडम डोनर्स यूनिट 15 यूनिट्स। ठीक है, इमीडिएट। इसी तरह उन्होंने सिग्नेचर किए हैं प्लेटेड काउंट 210, व्हाट डज इट मीन। ठीक है ना, तो ये एक रिक्विजिशन फॉर्म है जो कि इनअप्रोप्रिएट है, फिर सिंपल के साथ इसको हम फिर प्रॉपरली मैच नहीं कर सकते। क्रॉस मैच इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। क्लिनिकल अर्जेंसी कि एक पेशेंट है उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो क्या वो इमरजेंसी में है? फॉर एग्जांपल एक पेशेंट एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर है? या एक पेशेंट है उसकी सर्जरी होनी है, सर्जरी में अभी टाइम है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, आधा घंटा है, तो उसके लिए फिर क्रॉस मैच के क्या प्रोसीजर हैं? तो उसके लिए 3 किस्म के हैं। इमीडिएट कि बिल्कुल इमरजेंसी है, एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड एक पेशेंट का लॉस हुआ है, फिर उसमें मिनट्स हैं, टाइम है अभी उसमें 10 मिनट्स है, 20 मिनट्स हैं, ठीक है ना, विद एन आवर है, 50 मिनट्स हैं।
तो अगर एक पेशेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो फिर उसको हम ग्रुप ओ RH नेगेटिव मतलब ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हम उसको PRBC देते हैं। इमीडिएटली उसको ज़रूरत है, तो क्रॉस मैच की फिर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैक रेड सेल्स और OB RH नेगेटिव मतलब ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हम उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर उसमें मिनट्स हैं तो फिर ABO और RH D टाइप ये कंफर्म करके ग्रुप स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप उसको प्रोवाइड करते हैं अगर उसमें कम मिनट्स हैं। लेकिन अगर 1 घंटा उसमें टाइम है तो फिर कंप्लीट क्रॉस मैच पर उसकी परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये चीज़ें डॉक्टर पे डिपेंड करती हैं। तो इफ़ यूनिट्स आर इशूड विदाउट क्रॉस मैच, टेक रिटन कंसेंट ऑफ द फिजिशियन, कंप्लीट क्रॉस मैच आफ्टर इशू। डॉक्टर के कंसेंट फॉर्म, उस पर डॉक्टर से साइन और फिर क्रॉस मैच कंप्लीट। अगर उसमें 1 घंटा है तो फिर क्रॉस मैच कंप्लीट, क्रॉस मैच करने के बाद ब्लड इशू किया जाता है। डेंजरस ओ ब्लड ग्रुप। डेंजरस ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप in emergency situation, group O donor blood is used as universal donor where group identical blood is not available। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि डेंजरस ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप है जिसमें NTA और NTB हेमोलिसिन एंटीबॉडीज़ होती हैं और उनका टाइटर मोर देन 32 होता है। मीन्स कि इसमें A एंटीबॉडीज़ और B एंटीबॉडीज़ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं हेमोलिसिन एंटीबॉडीज़। हेमोलिसिन एंटीबॉडीज़ जो कि डायरेक्ट हेमोलिसिस काज करती हैं, मतलब कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं, और एंटीबॉडीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनका टाइटर इतना ज़्यादा होता है कि ग्रुप O जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, उसका प्लाज्मा में इन एंटीबॉडीज़ की टाइटर ज़्यादा होती हैं और ये हेमोलिसिन एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये हेमोलिसिन एंटीबॉडीज़ पेशेंट में जाके उसके रेड सेल्स को हेमोलाइज कर देते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेंजरस ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन ये ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर होता है। हर एक ओ ग्रुप ओ इंडिविजुअल जो होते हैं वो डेंजरस ब्लड ग्रुप नहीं होता, बल्कि कुछ इंडिविजुअल्स ये तो होते हैं जिसमें इन एंटीबॉडीज़ जो कि हेमोलिसिन एंटीबॉडीज़ हैं, इनका टाइटर मोर देन 32 होता है। इसीलिए इन एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं हेमोलिसिन एंटीबॉडीज़ और ये बहुत कम रेयर होते हैं। और इन जो डोनर्स हैं इनको हम कहते हैं डेंजरस ओ डोनर्स। तो ज़रूरी है कि कंपोनेंट बना दिए जाए। अगर डेंजरस ओ ब्लड ग्रुप को हमने उसके जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को हमने अवॉइड करना है, मिनिमाइज़ करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पैक रेड सेल्स जो भी पेशेंट्स हो उसको ज़रूरत हो तो हम उनको पैक रेड सेल्स प्रोवाइड करें जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्लाज्मा की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो इसलिए ये एंटीबॉडीज़ भी जो कि हेमोलिसिन एंटीबॉडीज़ हैं ये डाइल्यूट हो जाएंगे। डाइल्यूट होने के बाद ये पेशेंट्स में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन काज नहीं कर सकते। तो कुछ बातें अगेन जो कि ज़रूरी है क्रॉस मैच के हवाले से कि क्रॉस मैच ट्रांसफ्यूजन से पहले क्रॉस मैच बहुत ज़रूरी है। क्रॉस मैच में भी पेशेंट्स का जो सिंपल है उस पे पेशेंट का फुल नेम, उसकी ID, टाइम ऑफ कलेक्शन और डेट ऑफ कलेक्शन, सिंपल कलेक्शन ये देखना चाहिए। रिक्विजिशन फॉर्म के साथ जो पेशेंट्स का नेम है उसको रिक्विजिशन उसके साथ मैच करना चाहिए, फिर इसके बाद क्रॉस मैच करना चाहिए और फुल क्रॉस मैच। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में प्लीज़ सवाल कर सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर। थैंक यू सो मच।